Students, in this lesson, Why Boys Fail in College, Herbert E. Hawks has altogether mentioned 7 different causes of failure, and in my previous lecture, we have already discussed first 3 causes. Let's see what's the 4th cause of failure. According to the writer, another cause of failure is problems of physical and mental health. Again, this is a very common problem. Physical health के रेफरेंस से हम उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे जिनका ताल्लुक बॉडीली एलिमेंट या डिजीज़ के साथ है. मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स अननोइंगली एंड अनकॉन्शियसली किसी बीमारी का शिकार होते हैं जो उनको ठीक तरह से आउटपुट देने में हैम्पर करती है, डिफ़िकल्टी देती है, और वो ठीक तरह से अपनी स्टडीज़ में आउटपुट शो नहीं कर पाते, रेगुलरली स्टडीज़ में हार्ड वर्क नहीं कर सकते. एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना होगा कि मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ क्या हैं. मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ से मुराद स्ट्रेस, एंग्जाइटी, टेंशन्स, स्विंग्स ऑफ मूड्स और इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं. टीनेजर्स आजकल के दौर में हमें ये ऑब्ज़र्व किया गया है और स्टैटिस्टिक्स भी हमें ये बताते हैं कि टीनेजर्स मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ का ज़्यादा शिकार होते हैं. जब हम सारे एज ग्रुप्स को सामने रखते हुए इस चीज़ को डिस्कस करें तो स्टडीज़ हैव टोल्ड अस दैट 1 out of 5 teenagers suffers from any of the mental stress, जैसा कि टेंशन है, एंग्जाइटी है, वरीज़ है, अननेसेसरी फियर्स हैं, और इस तरह की सारी चीज़ें स्टूडेंट्स के लिए स्टडीज़ में सक्सेसफुल होने में प्रॉब्लम का शिकार बन सकती हैं. राइटर ने इस रेफरेंस में अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी को भी मेंशन किया है. एंड इन हिज लेसन ही सेज व्हेन ही वर्कड एज अ टीचर एंड व्हेनेवर ही ऑब्जर्व्ड कि किसी स्टूडेंट की जो फेलियर है उसकी कोई और क्लियर रीज़न सामने नहीं आ रही, यानी जैसे हमने पिछली रीजंस में डिस्कस किया, ना तो वो मिस्टेकन एम्बिशन के प्रॉब्लम का शिकार है, ना उसकी नर्वस हैबिट्स हैं, ना ही वो ओवर कॉन्फिडेंट है, बट इवन देन ही इज़ अनएबल टू बी सक्सेसफुल. तो फिर ऐसे केसेस में राइटर स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करता था दैट दे शुड अंडरगो ए थॉरो फिजिकल एग्जामिनेशन, और उसने ये अपनी उसके रिजल्ट्स बताए अपनी स्ट्रेटजी के, उसमें उसने ये बताया कि इन मैनी ऑफ द केसेस जब वो किसी स्टूडेंट को महज शुबे की बुनियाद पे रेफ़र करता था दैट ही शुड अंडरगो ए फिजिकल एग्जामिनेशन, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की कुछ ऐसी फिजिकल बॉडीली या साइकोलॉजिकल एलिमेंट सामने आती थी जिनकी वजह से वो ठीक तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते थे. और फिर वही स्टूडेंट्स जब व्हेन दे उसका क्योर उनको मिलता है, जब उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दी जाती है उनके प्रॉब्लम की, तो उसके बाद उनकी स्टडीज़ की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो जाती है. और इसके साथ साथ आप देखिए कि जो क्योर है वो ये है कि किस तरह से हम इस प्रॉब्लम को क्योर कर सकते हैं. राइटर का ये ख्याल है कि क्योर के रेफरेंस से फर्स्ट ऑफ ऑल देयर शुड बी प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट हेल्थ सर्विस. एडिक्वेट मीन्स सफिशिएंट, व्हाट दैट इज़ इनफ, व्हाट दैट इज़ रिक्वायर्ड. कॉलेज के अंदर या इंस्टीट्यूट के अंदर सफिशेंट मेडिकल सर्विस अवेलेबल होनी चाहिए. इट शुड बी प्रोवाइडेड बाय द कॉलेज अथॉरिटीज़. And secondly, there should be cooperation between the teachers and the doctor, because teachers are the persons who come into direct contact with the students. daily basis पे उनका अपने students के साथ interaction होता है, वो contact में रहते हैं, उनको observe करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी उनकी नज़र में होती है. सो दे कैन गिव द बेस्ट ओपिनियन कि अगर कोई स्टूडेंट उनको ऐसा ऑब्ज़र्व करते हैं, वो ऐसा फील करते हैं कि कोई स्टूडेंट जिसकी परफॉर्मेंस पहले बेहतर रही थी और अगर वो डिटेरिएट करना शुरू हो जाती है, तो दे शुड रेफ़र दैट स्टूडेंट टू द डॉक्टर, ताकि देखा जा सके कि वो किसी फिज़िकल या मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम का शिकार तो नहीं है. और इन 2 प्रोविजंस की बेसिस के ऊपर हम इन प्रॉब्लम्स को क्योर कर सकते हैं. द 5th कॉज ऑफ फेलियर अकॉर्डिंग टू द राइटर इज़ फाइनेंशियल प्रेशर. व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, तो आप हायर लेवल की एजुकेशन के ऊपर अगर किसी स्टूडेंट को उसके पेरेंट्स के रिसोर्सेज इनफ नहीं हैं, अगर वो फाइनेंशियल बर्डन का शिकार है, तो फिर ये बर्डन स्टूडेंट्स के ऊपर ट्रांसफ़र कर जाता है और इसी वजह से वो उनकी नाकामी की वजह भी बन सकता है. राइटर ने ये ओपिनियन दी है कि द स्टूडेंट्स दे मस्ट नेवर इन एनी केस बी फोर्स्ड टू अर्न फॉर देयर कॉलेज एक्सपेंसेस. अगर हम स्टूडेंट्स के ऊपर एक्सपेंसेस जनरेट करने का बर्डन डाल देते हैं उन केसेस में वेयर पेरेंट्स के पास सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं हैं, तो ये चीज़ ला हासिल है. बिकॉज राइटर के ख़्याल में बहुत सारे एम्बिशियस स्टूडेंट्स जो फाइनेंशियल प्रेशर का शिकार होते हैं, अगर हम उनको फोर्स कर देते हैं अर्न करने पे, तो उसका क्या रिज़ल्ट निकलेगा? इट विल रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ पुअर हेल्थ. वो सारे स्टूडेंट्स जो डे टाइम में अपने कॉलेज को अटेंड करेंगे, दे विल हैव टू स्पेयर टाइम फॉर देयर स्टडीज़, और इवनिंग टाइम में अगर वो कोई पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो फिर उनकी हेल्थ सफ़र करेगी. और
at this stage when a student does not have a degree in his hands, he is not a professional, he does not have any profession, तो वो कोई बहुत अच्छी अर्निंग भी नहीं कर सकता, और फिर इसका एक कॉन्सिक्वेंस ये भी होगा कि उनकी जो एजुकेशनल परफॉर्मेंस है उसकी आउटपुट भी अच्छी नहीं रहेगी। देयरफॉर उसने ये कंक्लूड किया है कि इफ़ इट कैन इन एनी वे बी अवॉइडेड, तो हमें स्टूडेंट्स के ऊपर एक्सपेंसेस जनरेट करने का बर्डन नहीं डालना चाहिए। Now we come to the sixth cause of failure. Here he says undue interest in extracurricular activities. Extracurricular activities से मुराद स्पोर्ट्स एंड लिटरेरी एक्टिविटीज़ हैं, और ये सारी एक्टिविटीज़ कॉलेज में स्टूडेंट्स के लिए इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं जो उनके कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। बट द चार्म ऑफ द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ स्टूडेंट्स के अटेंशन को समटाइम्स डाइवर्ट कर देता है, और कुछ स्टूडेंट्स ये भूल जाते हैं कि व्हाट वाज द पर्पस ऑफ देयर ज्वाइनिंग द कॉलेज, और उस मेन पर्पस से हट के वो इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर इतने ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं कि पढ़ाई को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। नाउ व्हाट शुड वी डू, वेयर डज़ द सोल्यूशन लाई? क्या इसका हल ये है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को कॉलेज से बैन कर दिया जाए? सिंपली नॉट। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैव देयर ओन इम्पॉर्टेंस, वो स्टूडेंट्स की कैरेक्टर बिल्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, वो स्टूडेंट्स को ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करती हैं उनका, और उनको विक्ट्री को सेलिब्रेट करने की करेज देती हैं। अगर वो किसी चीज़ के अंदर लूज़ कर जाते हैं तो उनको करेजियसली उस लॉस को सफ़र करना आता है इन एक्टिविटीज़ के थ्रू, और यही सारी चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में उनके काम आती हैं। दे लर्न टीम स्पिरिट, दे लर्न द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट एंड ऑल दीज थिंग्स, जो कि एक प्रैक्टिकल लाइफ के लिए या एक साउंड पर्सनैलिटी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सो दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। सोल्यूशन राइटर के ख्याल में ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल देयर शुड बी अवेकनिंग should be created in the minds of the students. Awakening means realization. उनको ये बताने की ज़रूरत है कि what is the college for and what is their main purpose of coming to the college. उनको अपनी स्टडीज़ के और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर बैलेंस मेंटेन करने की इम्पॉर्टेंस बताई जानी चाहिए। एंड यहाँ पे राइटर ने एक और फैक्टर भी इंट्रोड्यूस करवाया है। यू सी इन द प्रीवियस रीजन्स, जब हमने डिफरेंट रीजन्स के क्योर को देखा तो कहीं पे राइटर ने पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबल करार दिया फॉर द क्योर, एंड देयर वर सर्टन प्रॉब्लम्स जहाँ पे टीचर्स शुड स्टेप फॉरवर्ड। और ये एक ऐसी, देखिए यहाँ पे राइटर की क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी अप्रोच थी एंड ही हिमसेल्फ वाज एन एजुकेशनिस्ट, तो उसको ये बात पता थी कि व्हेन इट कम्स टू दी डिस्कशन विद द टीनेजर्स, समटाइम्स उनके जो कंपेनियंस हैं या उनके जो क्लास फेलोज़ हैं या उनकी एज के जो लोग हैं, दे कैन प्रूव टू बी वेरी बेनिफिशियल। तो किसी ऐसे सेंसिबल पर्सन से उसकी काउंसलिंग करवाई जाए जो ख़ुद एक स्टूडेंट हो और वो उसके ये समझा पाए कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को उनकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, बट स्टडीज़ मस्ट नॉट सफ़र। एंड देन ही सेज़ अगर वो फिर भी नहीं मानते ऐसे स्टूडेंट्स, और फिर भी अगर वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की को कम करके पढ़ाई की तरफ इम्पॉर्टेंस नहीं देते, तो फिर उनको एक थ्रेट दिया जाना चाहिए, दैट ऑफ एक्सपल्जन, और उसके ख्याल में ये थ्रेट बड़ी हद तक काम कर जाएगा एंड द स्टूडेंट्स दे विल गेट बैक टू देयर लिमिट्स। The last cause of failure is that of lazy bluffers. Bluffers are the people who think they can deceive others easily. They are over clever. और वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का भी शिकार होते हैं इन द कैंपस, और इस वजह से दूसरे स्टूडेंट्स के ऊपर भी उनका बुरा इन्फ्लुएंस जाता है। सो वी हैव टू डील विद देम वेरी स्ट्रिक्टली। नाउ दिस इज़ द ओनली कॉज जहाँ पे राइटर ने एक स्ट्रिक्ट डीलिंग का और एक पनिशमेंट के फैक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया है, बिकॉज ह्यूमन नेचर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे फ्लॉज हैं जिनको क्योर करने के लिए हमें पनिशमेंट को सामने लाना पड़ता है, पनिशमेंट के तरीके को। हियर द राइटर सेज ऐसे जो एमलेस पीपल हैं, जो लेज़ी ब्लफर्स हैं, जो बग़ैर किसी एम के कॉलेज में आते हैं, उनके साथ डील करने के लिए ज़रूरी है कि हम उनको एक प्रैक्टिकल लेसन दें। दे शुड बी, द राइटर सेज, लेट देम रिटायर टू फेस द क्रूअल वर्ल्ड। उनको जो पेरेंट्स और कॉलेज की तरफ से टीचर्स की जो सपोर्ट और गाइडेंस मिल रही होती है, वो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे होते हैं, उनके ऊपर से वो सपोर्ट वापस ले लेनी चाहिए और उनको एक क्रूअल वर्ल्ड को ख़ुद फेस करने के लिए छोड़ देना चाहिए दुनिया के रहम करम पे, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए लेज़ी ब्लफर इन द प्रैक्टिकल लाइफ। दुनिया में उनसे बड़े बड़े ब्लफर्स मौजूद होंगे एंड दे विल टीच देम द रियल लेसन। सो ऐसे केसेस में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे अकॉर्डिंग टू द राइटर who will learn their lesson and they will come back to do the first rate work. So यहाँ हमने 7 causes of failure को पढ़ लिया है। Towards the end of the lesson, in the conclusion, writer ने एक बहुत important बात की है। Here he highlights the important role of the college dean.
यहाँ पे डीन को आप हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूट की हैसियत से समझ सकते हैं। whoever the head of the institute is, उसके इम्पॉर्टेंट रोल को राइटर ने हाईलाइट किया है। राइटर का ये ख्याल है कि टू डू जस्टिस विद हिज जॉब, जो कॉलेज हेड है उसके अंदर ऐसे ही डायग्नोस्टिक एबिलिटी होनी चाहिए जैसे एक फिजिशियन या डॉक्टर के अंदर होती है। ना यू सी, डॉक्टर के अंदर जो डायग्नोस्टिक एबिलिटी है उसका क्या मतलब है कि उसके अंदर बीमारी को तशख़ीस करने की सलाहियत मौजूद होती है। व्हेन द पेशेंट गोज़ टू द डॉक्टर, और जब वो डॉक्टर को अपने सिम्टम्स बताता है या डॉक्टर जब उसके सिम्टम्स को चेक करता है तो उसको मालूम हो जाता है कि वो किस बीमारी का शिकार है और फिर उसके पास उसका ट्रीटमेंट भी मौजूद होता है। लाइकवाइज जो हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूट है, थ्रू हिज ऑन पर्सनल ऑब्जर्वेशन एंड थ्रू टेकिंग फीडबैक फ्रॉम टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स, तो जो कॉलेज के डीन हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि स्टूडेंट्स कौन सी प्रॉब्लम्स का शिकार हैं और उनका क्योर क्या है। अगर हम इसी अपने लेसन में से कुछ एग्जांपल्स दें तो आप देखिए कि अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के अंदर जो मिस्टेकन एम्बिशन का शिकार हैं और उनकी तरफ से अगर सब्जेक्ट्स चेंज करने की एप्लीकेशन दी जाती है, दैट शुड बी कैटर्ड, और उसमें पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया जाना चाहिए और इस प्रॉब्लम को एट द राइट टाइम इसका सोल्यूशन ढूंढ लेना चाहिए ताकि वो स्टूडेंट्स कामयाबी की तरफ जा सकें। और आप देखिए जैसे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं हर कॉलेज में जो कॉलेज के लिए बहुत अच्छा गुड नेम अर्न करते हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी ट्रॉफ़ीज़ एंड प्राइजेज़ जीत के लाते हैं कॉलेज के लिए, तो कॉलेज डीन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको ये देखना चाहिए कि व्हाट इज़ द अदर साइड टू द पिक्चर, क्या वो स्टूडेंट पढ़ाई में भी इतनी ही उसको अपनी इंपॉर्टेंस दे के उसमें भी सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं। सो दिस इज़ व्हाट ही मीन्स बाय द डायग्नोस्टिक एबिलिटी, कि कॉलेज डीन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन कॉजेज़ और फेलियर्स के ऊपर नज़र रखे जिनकी वजह से स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं, so that he can save them through, यहाँ पे उसने 3 कैटेगरीज बताई हैं, he can save them through foolishness, sickness and sin, और जितनी भी हमने कॉजेज़ डिस्कस की हैं वो इन तीनों कैटेगरीज़ के अंदर आती हैं। यू सी, जो लैक ऑफ कंसंट्रेशन के प्रॉब्लम का शिकार हैं बच्चे या जो ओवर कॉन्फिडेंट हैं उनको हम फुलिश कह सकते हैं। सिकनेस में वो स्टूडेंट्स आते हैं जो प्रॉब्लम्स ऑफ फिज़िकल या मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स का शिकार हैं, या फिर वो बच्चे जो फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से अपनी सेहत उनकी ख़राब हो जाती है। एंड सिकनेस और सिन का रेफरेंस इस लास्ट कॉज के लिए जो अभी हमने पढ़ी है लेज़ी ब्लफर्स की। आई होप यू अंडरस्टैंड द लेसन एंड